हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटा आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ योर चैप्टर 12 इट्स एटम राइट। इसके नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही छोटा सा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा। ठीक है, इसमें से भी हमारे पास में 2 से 3 क्वेश्चंस यानी अराउंड 4 to 5 मार्क्स आपको इसमें कवर होते हैं और बहुत इजी चैप्टर है राइट। तो इसमें से मार्क्स हमारे पास लूज़ नहीं होने चाहिए। ये एक ही आज ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक ही क्लास इसको लगेगी एटम्स ख़त्म करने के लिए। ऑलरेडी आपने इसको डिस्कस किया हुआ भी है, पहले भी अपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है राइट। तो सेम जो नोट्स हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा इसके अलावा। सो नाउ firstly your first question of this chapter is your discuss the Thomson model right। तो थॉमसन मॉडल आपको डिस्कस करना है। व्हाट इज योर थॉमसन मॉडल? यू नो एटम की अगर हम बात करें, एटम क्या है? एक स्मॉल पार्ट हमारे पास में है, ठीक है, किसी भी मटेरियल का, जिसके लिए डिफरेंट थ्योरी आई थी। सबसे पहले सर जे थॉमसन ने एक थ्योरी दी थी, देन रदरफोर्ड मॉडल आया था एंड लास्ट दैट इज सेट टू बी योर बोहर्स ऑटोमेटिक मॉडल आया था। ठीक है, बोहर्स का एटॉमिक मॉडल जो था वो सबसे ज़्यादा यूज़ था, उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू थी और उसी को हम एक्सेप्टेड करते, आज भी हम एक्सेप्ट करते राइट। तो सबसे पहले देखिएगा सर जे थॉमसन ने क्या कहा था। जे थॉमसन ने 1988 में उन्होंने कहा था, यू नो वेरी वेल, कि जो हमारे पास में जो एटम्स होते हैं, ठीक है, वो एक जस्ट लाइक ए वाटरमेलन टाइप का होता है। एक जो मटेरियल होता है वो जस्ट लाइक ए वाटरमेलन होता है, ठीक है, जिसमें जो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं निगेटिवली चार्ज होते हैं, वो आपके जो प्लम पैडिंग की उसमें फॉर्म में एम्बेडेड होते हैं, जस्ट लाइक द सीड्स ऑफ ए वाटरमेलन। ठीक है, द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वाज प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन इन 1898। According to this model, the positive charge of the atom is uniformly distributed throughout the volume, पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एम्बेडेड इन इट, ठीक है, उसमें एम्बेडेड होते हैं जस्ट लाइक द सीड्स इन ए वाटरमेलन। जो तरबूज होता है हमारा, जैसे तरबूज, उसमें तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो आपका पूरी उसमें सब में होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर द वाटरमेलन, बट जो निगेटिवली चार्ज होता है वो एम्बेडेड होता है आपका किस फॉर्म में? जैसे कि आपके सीड्स होते हैं, बीज होते हैं आपके तरबूज में। ठीक है, सो दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज योर प्लम पडिंग मॉडल ऑफ एटम। हाउएवर सब्सिक्वेंट स्टडीज ऑफ एटम शो दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रपोज, ठीक है, एज बाय द थॉमसन मॉडल। जो थॉमसन मॉडल ने बताया था उससे बिल्कुल डिफरेंट था, बाद में पता चला, बट दिस वाज द फर्स्ट मॉडल जो हमारे एटम की स्टडी करने के लिए हमें फर्स्ट मॉडल आया था हमारे पास में। ठीक है, तो ये थॉमसन मॉडल ज़्यादा। इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड की थ्योरी, इसने एक एक्सपेरिमेंटल थ्योरम दिया था जिस पर हम डिस्कस करेंगे। इसने क्या काम किया था, एक गोल्ड फाइल पे अल्फ़ा पार्टिकल्स का बॉम्बार्ड कराया था और उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि कुछ मोस्टली जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो हमारे सीधे चले गए थे। ठीक है, कुछ बहुत ही रेयर पार्ट जो था, एक बहुत स्मॉल पार्ट हमारा रिफ्लेक्टेड बैक हुआ था, यानी वापस आया था, और कुछ पार्ट जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो अपने पाथ से डेविएट हो गए थे। ठीक है, सिंस अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है वो होता है आपका 2He4, हीलियम पार्टिकल को हम अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, 2He4 आपका अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो यही देखिएगा उन्होंने, ये एक सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा बीम पार्टिकल, ये इस तरीके से कोई भी थिन एक गोल्ड फॉइल थी, उस पर हमने ये बॉम्बार्ड कराया, तो कुछ इस तरीके से देखिएगा पाथ से डेविएट हो गए, कुछ स्ट्रेट चले गए, कुछ अपना बैकवर्ड यानी वापस उसी डायरेक्शन में आ गए। तो व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस? क्या ऑब्जर्वेशंस थे आपके? ठीक है, तो देखिए ऑब्जर्वेशंस, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फाइल, सीधे चले गए। ठीक है, और सफ़र ओनली स्मॉल डिफ्लेक्शन, या फिर उसने बहुत स्मॉल डिफ्लेक्शन हो किया। ए फ्यू अल्फा पार्टिकल अबाउट 1 in 8000, 8000 में से एक, ठीक है, डिफ्लेक्टेड थ्रू 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री डिफ्लेक्टिव, एंड ओनली अबाउट 0.14% ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल स्कैटर मोर देन 1 डिग्री। ठीक है, यानी 1 डिग्री से ज़्यादा आपके स्कैटर्ड हुए। तो इसके बेसिस पे हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशंस आपके सामने आए, तो जो ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने आए राइट, वो थे, देखिएगा सबसे पहले आपका मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है एटम का,
इट शुड बी एम्प्टी, क्योंकि मोस्टली पार्टिकल जो थे हमारे वो सीधे पास हो गए थे। इसका मतलब कि ज़्यादा पार्ट जो है एटम का वो एम्प्टी है, खाली है। देन रदरफोर्ड आर्ग्यूड दैट टू डिफ्लेक्ट द अल्फा पार्टिकल बैकवर्ड, जो अल्फा पार्टिकल हमारे वापस हुए, इट मस्ट एक्सपीरियंस ए लार्ज रिपल्सिव फोर्स। देखिएगा जब भी कोई भी वापस होगा तो ऑब्वियसली बात है उस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स से वो मीन्स रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है, तो रिफ्लेक्शन होने के लिए रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो रिपल्सिव फोर्स, अब सिंस अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर जो रिपल्सिव हुए एक लार्ज पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कंसंट्रेटेड था जहाँ से वो रिफ्लेक्ट हुए। सो टू डिफ्लेक्ट अल्फा पार्टिकल बैकवर्ड इट मस्ट एक्सपीरियंस ए लार्ज रिपल्सिव फोर्स। दिस फोर्स could be provided if the greater part of mass of the atom and its positive, ठीक है, एंड चार्ज वर कंसंट्रेटेड टाइटली एट इट सेंटर, और जो पॉजिटिवली चार्ज था वो आपका सेंटर पे रखा हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने यही ऑब्जर्वेशन हमारे रदरफोर्ड ने दिए, ठीक है, कि जो एटम का जो मोस्टली पार्ट है वो खाली है और एक सेंटर में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पार्ट आपका रखा हुआ है, ठीक है, जो कि कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है। देन रदरफोर्ड, इन रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, ये देखिए डिस्क्राइब द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है, वही चीज। तो रदरफोर्ड ने जो सजेस्टेड किया लास्ट में उनका कंक्लूजन, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम आर कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, उसको हमने न्यूक्लियस कहा जो सेंटर पे आपका कंसंट्रेटेड था, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रॉन वुड बी मूविंग इन ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन जो थे वो हमारे ऑर्बिट्स में मूव कर रहे थे, ठीक है। एंड द अबाउट द न्यूक्लियस जस्ट एज ए प्लैनेट्स डू अराउंड द सन, जैसे कि प्लैनेट्स आपके सन के अराउंड होते हैं। और रदरफोर्ड ने जो सजेस्ट किया साइज ऑफ न्यूक्लियस जो हुआ हमारा अबाउट 10⁻⁻15 मीटर था, ये उन्होंने सजेस्ट किया अपनी थ्योरी के बेसिस पे, जो आपके पार्टिकल्स थे उनकी जो अप्रोच रही, क्लोजेस्ट अप्रोच जो रिफ्लेक्ट हुए उस बेसिस पे, ठीक है। एज सच को इसमें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया, वो बोहर्स ने दिया था, ठीक है। तो यही देखिएगा लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, कुछ आपके रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशंस रही, ठीक है। और वो रदरफोर्ड मॉडल की जो लिमिटेशंस थी वही हमारे उसी से आपकी बोहर्स की पोस्टुलेट्स जनरेट हुई। सबसे पहले देखिएगा रदरफोर्ड मॉडल ने कहीं पे भी एटम की स्टेबिलिटी, ठीक है, एटम की स्टेबिलिटी का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। सो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मस्ट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। जो हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है जो हम पहले पढ़ के आए हैं ईएम वेव्स में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इज अंडर कंटिन्यूस एक्सेलरेशन, जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूस एक्सेलरेशन की वजह से रिवॉल्व कर रहा है। इट शुड कंटिन्यूसली लूज एनर्जी एंड मूव इन ऑर्बिट्स ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग रेडियस, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपका जो मूव करेगा, इट शुड, वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को लूज़ कर रहा है। ऑब्वियसली बात है अगर कोई भी पार्टिकल एक मूव करता रहेगा, मोशन में रहेगा, तो अब उसकी एनर्जी जो होगी वो लॉस होती रहेगी, बिकॉज दैट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो वो जो आपका करेगा वो आपका लूज़ करता रहेगा और मूव करेगा ऑर्बिट में ग्रेजुअली डिक्रीजिंग रेडियस, ठीक है। और एक के बाद एक उसके बाद जो रेडियस होगी उसकी वो डिक्रीज होती जाएगी। ये जो थ्योरी है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा न्यूमेरिकली कैसे रहेगा, ठीक है। एंड शुड कोलैप्स इन न्यूक्लियस, और उसके बाद में एक दिन ऐसा होगा कि वो आपका न्यूक्लियस पे कोलैप्स हो जाएगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा अपनी ऑर्बिट से आके सीधे न्यूक्लियस में। ये चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की, ठीक है, पहला। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताया था कंप्लीट। उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहे हैं जस्ट लाइक द प्लैनेट्स अराउंड द सन, बट किस ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, क्या मूव कर रहे हैं, वो उन्होंने नहीं बताया। तो सो इन रदरफोर्ड मॉडल एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स ऑफ ऑल पॉसिबल रेडियस, जो भी जहाँ कहीं भी मूव कर सकता है। सो इट शुड एमिट ए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बट एन एटम लाइक हाइड्रोजन ऑलवेज एमिट्स ए डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है अगर हम हाइड्रोजन के एटम की ही बात कर लें तो, राइट। अब देखिएगा ये रदरफोर्ड का एकमात्र डेरिवेशन है,
बहुत ही सिंपल है, एक ही डेरिवेशन में सब कुछ इसी में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक ही डेरिवेशन है। सबसे पहले आपको देखिए रिलेशन बताना है ऑर्बिटल रेडियस और वेलोसिटी के बीच में, फिर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी, वही सब हम। तो सिंपल सा देखिएगा, कोई भी एटम है हमारे पास में, ये हम कह रहे हैं कि दिस इज़ माई न्यूक्लियस एंड इसके अराउंड आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, यही कहा था उसने। तो रिवॉल्व करते टाइम देखिए इस पे दो फोर्स लगेंगे, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्योंकि इसके पास भी चार्ज है, ऑल्दो इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे एक निगेटिव चार्ज है। ठीक है, लेकिन चार्ज तो है, तो एक चार्ज इस पे है Q1, एक चार्ज इस पे है Q2। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और ये सिंस ये सर्कुलर मोशन में है तो एक इस पे एक और फोर्स लगेगा जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा आपका, ठीक है, एक इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और दूसरा आपका लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फोर्स यू नो एफ एज पर योर न्यूटन्स, सॉरी एज पर योर कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। राइट, तो यहीं पे हमारे पास में Q1 और Q2 जो है वो चार्ज हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, दोनों आपके E के इक्वल होते हैं। Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू E। यहाँ पर हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो Z जो है आपका यानी एटॉमिक नंबर आपका 1 है। तो ठीक है, तो दिस इज नाउ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका mv²/r। सो दिस इज योर mv²/r इज इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ से जो आपके पास में आया E इंटू ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एक आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास में कुल मिला के रेडियस का फॉर्मूला आ गया जो आपके से फर्स्ट पूछा गया हमसे, फर्स्ट क्वेश्चन वो यही था, रेडियस बिटवीन रिलेशन बिटवीन रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस एंड वेलोसिटी। सो आर इज इक्वल टू E² अपॉन में 4πε0 mv², वेयर m is said to be your mass of electron, E is said to be your charge on electron 1.6 into 10⁻⁻19 and that's your v²। ठीक है, नेक्स्ट आपसे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो देखिए यहाँ से यहीं से आप v² की वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो v² की वैल्यू जो आई हमारे पास में हाफ mv², यही इसको हम 2 से मल्टीप्लाई, ये हमारे पास में 1/8πε0 E²/r आपका काइनेटिक एनर्जी आ गया। नाउ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी देखिएगा सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा आपका। ठीक है, हाउ मच द you know the electric potential energy U is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर। यही होता है हमारे पास में, निगेटिव होता है क्योंकि वो आपका जब हम इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से लाते हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ता है, दैट्स इट ओनली। ठीक है, तो Q1 इज इक्वल टू -E है आपका, Q2 इक्वल टू +E है इस बार, क्योंकि देखिए पहले आपका फोर्स था, फोर्स आपका डायरेक्शन होता है, वेक्टर होता है, लेकिन एनर्जी जो होती है हमारे पास में वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम यहाँ पर Q1 और Q2 की वैल्यू विद साइन रखते हैं, यानी +E और -E। तो ये हो गया हमारे पास में 1/4πε0 E²/r। ठीक है, हाउ मच द टोटल एनर्जी, दैट्स योर E इज इक्वल टू K + U। अगर हमने करा तो ये हमारे पास में फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में फाइनल आंसर आ गया टोटल एनर्जी का। तो यही हमसे पूछा जाता है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, ठीक है, रेडियस। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए इसमें टाइम पीरियड भी पूछ सकता है आपसे, तो यू नो वेरी वेल व्हाट्स योर टाइम पीरियड, T इज इक्वल टू 2πr अपॉन में V। आप ऐसे निकाल देंगे क्योंकि आपके पास R है या V, R या V में से किसी एक की वैल्यू पुट कर देना दूसरे की टर्म्स में, आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। आप फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है तो 1 टाइम पीरियड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सबसे पूछे जा सकते हैं इस टाइप से। राइट, नेक्स्ट देखिए आपका इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, व्हाट इज योर इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, देखिएगा नाम से पता चल रहा है कि इम्पैक्ट, जब हमने अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्ड कराया, ठीक है, तो हमारे पास में कुछ पार्टिकल रिफ्लेक्टेड बैक हो गए, कुछ पार्टिकल आपके पाथ से अपने डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ सीधे चले गए। तो जो पार्टिकल हमारे पास में पाथ से डेविएट हुआ उसकी
सेंटर से, न्यूक्लियस के सेंटर से जो डिस्टेंस हुई उसी को हमने कहा इम्पैक्ट पैरामीटर। अब सेंटर से कैसे पता चलेगा? जो पार्टिकल हमारे पास में रिफ्लेक्ट बैक हुए और जो पार्टिकल हमारे पास सबसे पहला डेविएट हुआ, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वही आपकी इम्पैक्ट पैरामीटर थी। ठीक है। सो द इम्पैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। जो भी हमारे पास में वेलोसिटी वेक्टर था, जिसकी भी हम पार्टिकल की बात करें, जिस पोजीशन की इम्पैक्ट पैरामीटर, उसका वेलोसिटी और आपका जो न्यूक्लियस का सेंटर, जो सेंटर लाइन थी, सेंटर लाइन हमने फिर से मैं आपको बताऊं, सेंटर लाइन हमने वो एज्यूम करी जो पार्टिकल जैसे गए और उसी पाथ से जो रिफ्लेक्ट बैक आ गया उसको हमने सेंटर लाइन एज्यूम किया था। क्लियर है? राइट। तो ना सिग्निफिकेंस क्या है देखिएगा इसका। सबसे पहले जो हमने अभी आपको बताया, रदरफोर्ड ने एटम का साइज बताया कि अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर होता है, वो इसी से पता चला। ठीक है। द शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल डिपेंड्स ऑन इम्पैक्ट पैरामीटर। जो शेप है हमारे पास में अल्फा पार्टिकल, जो ट्रेजेक्ट्री यानी जो पाथ को मूव कर रहे हैं, वो हमारा अल्फा पार्टिकल्स पे ही इम्पैक्ट पैरामीटर पे ही डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ पोटेंशियल फील्ड हमें पता चला उसका। दस द इम्पैक्ट पैरामीटर डिटरमाइंस द स्कैटरिंग एंगल ऑफ, ठीक है, स्कैटरिंग एंगल अल्फा जो हमारे पास में थीटा है उसकी वैल्यू हम पता लगा सकते हैं। लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर, जितना ज़्यादा लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर होगा द अल्फा पार्टिकल गोज नियरली अनडेविएटेड एंड हैज़ स्मॉल डिफ्लेक्शन, उतना ही आपका स्मॉल डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है। जितना ज़्यादा बी होता जाएगा, यानी बी इम्पैक्ट पैरामीटर जितना बढ़ता जाएगा, उतना ही डेविएशन जो थीटा एंगल है वो आपका कम होता जाएगा। ये दूर है तो वो सीधे निकल गए थे पाथ, यही हमने कहा था ना थ्योरी में। तो ना फॉर स्मॉल इम्पैक्ट पैरामीटर अल्फा पार्टिकल सफर से लार्ज स्कैटरिंग, यानी अल्फा जो होगा थीटा आपका वो ज़्यादा होगा। इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन, अगर हेड ऑन कोलिजन होगा बिल्कुल, तो अल्फा जो आपका लिए क्या होगा, वो आपका थीटा इज इक्वल टू पाई हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको कोई रट्टा नहीं मार, जस्ट रिमेंबर, इसमें देख लीजिएगा, बी इज इक्वल टू जो इम्पैक्ट पैरामीटर होता है हमारे पास में आता है 1/4πε0 ZE² कोट θ/2 अपॉन में E, वेयर E इज सेट टू बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड, Z इज सेट टू बी योर एटॉमिक नंबर एंड थीटा इज सेट टू बी योर स्कैटर्ड एंगल या डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, इतना याद रखना है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। ठीक है। ये इसके बाद ये क्वेश्चन है, देखिए, हाउ डिड द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय ए थिन गोल्ड फाइल, ठीक है, प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट वे टू डिटरमाइन द अपर लिमिट ऑफ साइज एटम। ठीक है, किस तरीके से, तो देखिए ये अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास में बॉम्बार्ड हुए, जो कुछ आए ये रिफ्लेक्ट बैक हो गए, फिर ये इस तरीके से सबसे ज़्यादा एंगल पे गए, फिर 90 डिग्री पे, फिर ये इस तरीके से ये, और कुछ ये सीधे निकल गए। तो हमने ये नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, अगर हम स्कैटरिंग एंगल के रेस्पेक्ट में देखें तो जितना ज़्यादा स्कैटर्ड एंगल जितना कम था वो पार्टिकल सबसे ज़्यादा थे। स्कैटर्ड एंगल जो सबसे ज़्यादा था, यानी अगर 180 की बात करें तो वो बहुत स्मॉल थे, 0.14% थे ओनली, और बहुत स्मॉल पार्ट यानी 1 आउट ऑफ 8000 में से 90 डिग्री पे थे, यानी ये आपका डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे आपके स्कैटर्ड एंगल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, अल्फा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके उतने ही डिक्रीज होते जाएंगे। ठीक है। तो ये हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताई है, इसकी सिंपल सी है, और वही चीज़ हमने, तो फैक्ट that only the small fraction of numbers of incident particles rebound back indicates that number of alpha particle undergoing head-on collision are very small। वही चीज़ दोबारा से हमने एक्सप्लेन की है जो रदरफोर्ड मॉडल ने एक्सप्लेन किया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नाउ व्हाट इज योर क्लोजेस्ट अप्रोच एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके लिए एक्सप्रेशन आपको ड्राइव करना है। तो देखिएगा, फॉर हेड ऑन कोलिजन व्हेन द अल्फा पार्टिकल जस्ट एम्स at the center, the kinetic energy of alpha particle gets progressively converted into electrical potential energy, and at a certain distance d, ठीक है, from the nucleus, the alpha particle stops for a moment and then retraces its path. That distance, this small distance, is said to be your closest approach। यानी अब आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ इसे। जो हमारे पास में हमने अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्ड कराया, उसमें जो हेड ऑन कोलिजन हुआ, हेड ऑन कोलिजन मतलब जो रिफ्लेक्टेड बैक हो गए, वापस हो गए, जो ठीक है, न्यूक्लियस के जो स्मॉल पार्ट था हमारा न्यूक्लियस उसके सामने, ठीक है, उसमें वो पार्टिकल गए और उस पर एक स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स लगा। सो ड्यू टू दैट रिपल्सिव फोर्स वो एक पॉइंट से, एक डिस्टेंस से वापस हो गए, यानी वहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो गए। ठीक है, वो जिस डिस्टेंस से रिफ्लेक्ट बैक हुए उसी को हम कहते हैं उसकी क्लोजेस्ट अप्रोच।
एक्सप्लेन करूँ, ये हमारा फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस था, जो भी हमारे पास में ये अल्फा पार्टिकल बॉम्ब, ये इस पॉइंट पे पहुंचा और यहाँ पर एक बहुत जैसे जैसे ये था रिपल्सिव फोर्स लग रहा था, बट इसकी वेलोसिटी की वजह से ये यहाँ पर जब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स लगा और इसने इसको रिवर्ट कर दिया। ये जो डिस्टेंस हुई हमारी, ये आपकी क्लोजेस्ट अप्रोच हुई। ठीक है, कहाँ तक हम क्लोज पहुँचे, ये आपकी क्लोजेस्ट। नाउ इसमें जो था हमारे पास में, अब देखिएगा यहाँ से ये जो एनर्जी थी इस पे काइनेटिक एनर्जी थी, इस पे मोशन पे जैसे जैसे पास में इसमें दोनों के बीच में ये जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट, इस पॉइंट पे जाके जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कम्प्लीटली पोटेंशियल एनर्जी में यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है आपकी। ठीक है, और फिर से ये जो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और फिर से ये वापस हो जाता है, यानी फिर से आपकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है देन अगेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारी इस पॉइंट पे कितनी थी, इस पॉइंट पे जो एनर्जी थी वो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जीरो हो गई थी क्योंकि इस मोमेंट पे जाके एक मोमेंट के लिए स्टॉप हो गया। ई इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल्स है 2He4, तो इसके लिए एटम हो गया 2E आपका जो चार्ज हुआ। ये एक प्रोटॉन है, मान लीजिएगा उसका Z आपका नंबर वो है एटॉमिक नंबर है, तो ZE इसका तो Q1 Q2 यानी ZE इंटू में 2E डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस D। ये D आपकी डिस्टेंस है, तो हमने D यहाँ से निकाल लिया 1/4πε0 4ZE² अपॉन में E, दैट्स योर E इज सेट टू बी योर एनर्जी एंड दैट इज सेट टू बी योर हाफ mv²। सो बिकॉज नाउ दिस काइनेटिक ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी में, या फिर काइनेटिक पहले पोटेंशियल में कन्वर्ट देन पोटेंशियल अगेन काइनेटिक में कन्वर्ट। सो हमने पुट कर दी यहाँ पर हाफ mv²। सो दिस इज सेट टू बी माई D इज सेट टू बी माई क्लोजेस्ट अप्रोच, राइट। तो ये था हमारे पास में रदरफोर्ड मॉडल, जिसमें हमने रदरफोर्ड मॉडल डिस्कस किया। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल पे आपका अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्ड कराया, और बॉम्बार्ड कराने के बाद में उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस आए कि ज़्यादातर पार्टिकल्स आपके स्ट्रेट निकल गए, तो ज़्यादातर पार्ट आपका खाली है, कुछ बहुत पार्ट आपका रिफ्लेक्टेड बैक हुए। ठीक है, वो उसमें आपका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पार्ट कंसनट्रेटेड है, जिसको हमने न्यूक्लियस कहा। ठीक है, कुछ इसकी लिमिटेशंस भी थी। इसके बाद देखिएगा क्लोजेस्ट अप्रोच, जो हमारे रिफ्लेक्ट बैक हुए, किस पॉइंट डिस्टेंस से रिफ्लेक्ट बैक हुए, वो आपकी क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर जो हमारे पास में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर लाइन से, ठीक है, किसी भी उसकी जो हमारे पास में वेलोसिटी वेक्टर है उसकी इम्पैक्ट पैरामीटर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जितना ज़्यादा इम्पैक्ट पैरामीटर होगा आपका स्कैटर्ड एंगल उतना ही कम होगा, जितना कम इम्पैक्ट पैरामीटर होगा आपका स्कैटर्ड एंगल उतना ही कम होगा। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस किया। नाउ कम टू योर बोहर्स पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो देखिए अब बोहर्स पोस्टुलेट्स, नील बोहर ने 1930 में 1913 में एक थ्योरी दी। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ दिस दियर पोस्टुलेट्स, अपने पोस्टुलेट्स की फॉर्म में, जिसमें 3 पोस्टुलेट्स उन्होंने दिए, यानी 3 लॉ एक तरीके से आप कह सकते हैं। फर्स्ट लॉ, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन ए सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले ऑलरेडी एटम के बारे में बता ही चुके थे रदरफोर्ड, उसके आगे इन्होंने बताया जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका एक स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, ठीक है, बिना रेडिएंट एनर्जी को एमिट किए हुए। ठीक है, और वो जो कौन कौन से उसमें यानी किस ऑर्बिट में मूव कर सकता है वो नेक्स्ट पोस्टुलेट्स में बताया उन्होंने। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज सम of the integral part of your h upon 2 pi, where h is said to be your Planck constant। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा, जैसे रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कहाँ पर रिवॉल्व करेंगे, किस फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। उन्होंने कहा एक तरीके से उनकी थ्योरी ये कहती है कि किसी भी पॉसिबल रेडियस में रिवॉल्व कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, बोहर्स ने अपने थ्योरम में ये क्लियर किया कि जिनका एंगुलर मोमेंटम आपके L इज इक्वल टू mv/r, ठीक है,
एंगुलर मोमेंटम मल्टीपल टाइम्स होगा, इंटीग्रल टाइम्स होगा h/2 की, यानी nh/2 के, जो वही उसी उसमें आपके रिवॉल्व करेगी। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन दैट बोहर्स बोहर ने जो हमें दी, mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। ये हमें एक अलग से इक्वेशन मिली जो रदरफोर्ड ने नहीं दी थी। नेक्स्ट थर्ड पोस्टुलेट्स हमारी कहती है कि देन एन इलेक्ट्रॉन माइट may take transition from one of the specified non radiating orbit to another। ठीक है लोग, देखिए यार को उसने कहा पहली पोस्टुलेट्स में उन्होंने कहा था कि कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स होंगे जिसमें वो कंटिन्यूस बिना एमिट किए, यानी बिना रेडिएंट एनर्जी एमिट किए हुए आपके वो रिवॉल्व करेंगे। वो ऑर्बिट जो होंगे वो कुछ स्टेबल ऑर्बिट के रहें, लेकिन ज़रूरी सारे ऑर्बिट से स्टेबल नहीं होंगे, तो जो मूव कर सकते हैं वो इसमें जितने भी पॉसिबल जहाँ पर एंगुलर मोमेंटम उनका nh/2 पाई के इक्वल होगा उन सब में मूव कर सकते हैं। तो जो हमारे पास में स्टेबल नहीं हुए यानी नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स हुए, उनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांजिट कर सकता है, ठीक है, दूसरे लोअर एनर्जी, यानी जैसे हमारे पास में रिवॉल्व कर रहा है सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट या थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट, इस तरीके से आपका मूव कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास में व्हेन इट डज सो, अगर ऐसा करेगा तो एन फोटोन इज एमिटेड, एक फोटोन एमिटेड होगा, यानी एनर्जी फोटोन जिसकी एनर्जी होगी आपकी एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। यानी मान लीजिएगा इनिशियल स्टेट में जो उसकी एनर्जी थी, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था उसकी एनर्जी थी EI, ठीक है, जिस फाइनल ऑर्बिट में मूव करा उसके एनर्जी है आपकी EF, देन EI माइनस EF, यानी एनर्जी का जो डिफरेंस होगा डेट विल बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ एन फोटोन। तो एक फोटोन एमिट होगा और उस फोटोन की एनर्जी के इक्वल होगा, एंड फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू, वेयर न्यू इज सेट टू बी योर फ्रीक्वेंसी एच प्लैंक कांस्टेंट, एंड न्यू कैन बी रिटन एज c/λ, where c is said to be your speed of light, lambda is said to be your wavelength। ठीक है, तो ये हमारा कहा उसने। इसी बेसिस पे हमारी जो डेरिवेशंस हैं, ठीक है, जो आपने जैसे पहले बताया था रेडियस में वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, वही हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, दोनों हमने इक्वल कर दिए यहाँ पर, वही सेम जैसे पहले आया था, बट ओनली द डिफरेंस इज पहले हमारे पास में हमने इसी को इक्वेशन से जो भी आंसर आया था वो लिख दिए थे। इस बार दो इक्वेशन है, एक बार वेलोसिटी यहाँ से, दूसरा हमने यहाँ पर जो बोहर्स की सेकंड पोस्टुलेट थी उसको भी रखा और दोनों को इक्वेट किया। दोनों को जब हमने इक्वेट करेंगे तो हमारे पास में जो रेडियस आई r, वो इस तरीके से r n इज इक्वल टू, फाइनली सोल्व करने के बाद में n² h/2 पाई का होल स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में ZE², वेयर n इज सेट टू बी योर नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में उसकी रेडियस हमें मूव करना है, ठीक है, वो n होगा आपका, m आपका मास हो गया इलेक्ट्रॉन का, h आपका प्लैंक कांस्टेंट 2 पाई कांस्टेंट है ही, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, z आपका एटॉमिक नंबर है, E आपका इलेक्ट्रॉन पे एक चार्ज है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें m h 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E, और अगर हम z जो हमारा एटॉमिक नंबर है अगर एक कांस्टेंट एटम के वो भी आपका, तो कुल मिला के Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² हो गया, यानी एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है। ठीक है, यही चीज़ उसने आगे अगर हमसे पूछ ले क्लियरली, रेडियाई ऑफ परमिटेड ऑर्बिट इज प्रोपोर्शन टू द n² एंड इंक्रीजेज, जो हमारे पास में वो इंक्रीज होगी वो 1/4 9 ठीक है, 1 2 3 में नहीं होगी, अगर n की वैल्यू आप रखोगे तो n² के है तो 1/4 9 16 में होगी। ठीक है, ये बोहर्स रेडियस क्या है, व्हाट इज Rn, वही आपको बताना है, और आपको एक्सप्रेशन यही आपका दोबारा नहीं ड्राइव करना है, वो पहले से जो आया वहीं से। अगर आपसे पूछा जाए ठीक है हाइड्रोजन की रेडियस कितनी, हाइड्रोजन एटम की कितनी होगी, तो वो आपको सिंपल बताना है। हाइड्रोजन के लिए देखिएगा z इज इक्वल टू 1 होता है, n इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑब्टेन कर देंगे, तो हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस आई हमारे पास में वो आई 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, इसके बाद ये है प्रूव्स दैट द ऑर्बिटल स्पीड इन अब हाँ नेक्स्ट आपका जैसे रेडियस आपने निकाली, नेक्स्ट वेलोसिटी, तो यहीं पे दोबारा डेरिवेशन करनी, उसी डेरिवेशन में आप आ जाइए। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन, तो यहीं पे हमने v को पुट किया था, तो जो हम जैसे हमने रेडियस निकाली थी वैसे अब हम इसमें क्या करेंगे, रेडियस को पुट कर देंगे। ठीक है, पहले हमने वेलोसिटी की वैल्यू पुट करी, दो इक्वेशन में वेलोसिटी को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, रेडियस आ गई थी, अब रेडियस को सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है, तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी आ गई और ये हमारे पास में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n आया, यही हमसे पूछा गया था।
ठीक है। तो डेरिवेशन है ये नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा, एक बार इसमें प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट अलग से क्वेश्चन ये है आपका, पहले रदरफोर्ड में हमने एक ही डेरिवेशन में सारे एक ही क्वेश्चन में कर दिए, 3 पार्ट देखे, इसमें अलग अलग क्वेश्चन मैंने पूछ लिए। ठीक है। तो आर एन आपको वी एन आपके पास है, तो बस एनर्जी आपको निकालनी है। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर हमने लगा दिया, तो वी की जो वैल्यू थी वो पुट कर दी, हाफ एम बी स्क्वायर। यू आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर, वो आ गया। टोटल एनर्जी यू प्लस की हो गया, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। तो टोटल एनर्जी जब हमारे पास में आई, ये आया एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन में 8 एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। वेयर अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर देखो तो एन स्क्वायर इज ओनली द वेरिएबल, जो एन है आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट है, बाकी 8 एम जेड ई पावर 4, ठीक है, एच, ठीक है, और सॉरी जेड स्क्वायर, आपका जेड स्क्वायर और एन, ये दो को छोड़ के एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻³ ई आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एच प्लैंक कांस्टेंट है, और ये सब कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट की हमने वैल्यू रखी तो कुल मिला के फाइनली हमारे पास में आ गया 2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर जूल में। ठीक है। इसी जूल को अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दें, बिकॉज यू नो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1 EB इज इक्वल टू आपके पास में 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दें इस इक्वेशन को 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड को, ये आ जाएगा 13.66725 आता है, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज सेट टू बी माई एनर्जी ऑफ एनी ऑफ द ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी होती है हमारे पास में ई एन, वो होती है 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। ठीक है। इस चीज़ का हम बहुत ध्यान रखेंगे। अगर हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो जेड आपका 1 हो जाता है, फाइनली आपके पास में ई एन इज इक्वल टू -13.6 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। ठीक है। क्योंकि बोहर्स ने जो अपनी थ्योरी में बात की थी वो आपने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बात की थी। ठीक है। बाकी उसके बाद में उन्होंने इंडिकेट किया था सबको, हमें सिर्फ जेड की वैल्यू पुट करनी होती है, किसी भी एटम के लिए हम निकाल सकते हैं। ठीक है। जो नेगेटिव साइन इसमें लगा हुआ है, नेगेटिव साइन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट मींस द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड विद द न्यूक्लियस। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ बाउंड है, एंड द एनर्जी दस विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। ठीक है। अगर हमें उसको रिमूव करना है तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होनी है, हमें वर्क डन करना पड़ेगा, यही मतलब होता है नेगेटिव साइन का, और कुछ नहीं। ठीक है। तो बेसिस ऑन बोहर्स थ्योरी आपको एक रेडबर्ग फॉर्मूला, जो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो यही हमारे पास में देखिएगा, बोहर्स की जो थर्ड पोस्टुलेट ये कहती है कि कोई भी एटम आपका एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में मूव करेगा तो एक फोटोन की एनर्जी को रिलीव करेगा, विच इज सेट टू बी योर एच न्यू। अगर मान लीजिए इनिशियल एनर्जी ई आई है, फाइनल एनर्जी आपकी ई एफ है, इनिशियल ऑर्बिट आपका आई से डिनोट कर रहे हैं, फाइनल ऑर्बिट आपका एफ से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। तो एच न्यू आई एफ, यानी एच न्यू आई एफ कितना होगा आपका, दैट्स योर फोटोन एनर्जी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल ऑर्बिट मूवमेंट। ठीक है। इसकी वैल्यू रख दी हमने, ये जो वैल्यू थी हमारे पास में एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन में 8 एन आई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और ये 8 एन एफ स्क्वायर अपॉन में। ठीक है। एवरीथिंग विल रिमेन सेम, ओनली जेड इज इक्वल टू 1 रहेगा आपका हाइड्रोजन एटम। तो कुल मिला के ये टर्म आ गई, और ये टर्म की आपको ये जो टर्म होता है एम ई पावर 4 अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ये जो टर्म है हमारा, ठीक है, ये सोल्व करने के बाद में इसी को हम एच, आपको एच पता है, आपको एच की वैल्यू रख दी हमने एच न्यू, न्यू इज इक्वल टू होता है आपके पास में सी बाई लेमडा, जो मैंने आपको बताया था, तो सी बाई लेमडा। तो इधर से ये एच क्यूब और सी आ गया इधर। तो फाइनली ये जो कांस्टेंट हुआ हमारे पास में एम ई की पावर 4 अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी, ये सारा कांस्टेंट है। सी आपकी स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 की पावर 8, एच प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो सोल्व करने के बाद में एक कांस्टेंट आता है, जिस कांस्टेंट को हम कहते हैं बेटा रेडबर्ग कांस्टेंट, क्योंकि रेडबर्ग ने ही वो साइंटिस्ट था जिसने ये इक्वेशन आपको दी थी, इसलिए रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं आर 1, जिसकी वैल्यू होती है 1.03 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स 1। ठीक है।
और अंदर सिर्फ आपका n वाली टर्म बचती है, 1 में एन आई स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर। ठीक है, एन आई आपकी इनिशियल रेडियस है जिसमें आपका जो वो इलेक्ट्रॉन था वो मूव कर रहा था, और एन एफ आपकी फाइनल रेडियस है जिस पे आपका इलेक्ट्रॉन जो था वो एक ऑर्बिट से यानी एक नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट से दूसरे नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट पे मूव करा है। तो फाइनल आपकी एन एफ है, एन आई आपकी इनिशियल है। ये माइनस लगा हुआ था तो इसलिए हमने एन एफ माइनस एन आई स्क्वायर कर दिया, राइट। तो ये हमारे पास में एक तरह से वेवलेंथ आ गई है किसी भी ऑर्बिट की, स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन के एटम की, ठीक है, जो वो आपका मूव कर रहा है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, ठीक है, वो सॉरी एक नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट से दूसरे नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट में। इसी वेवलेंथ के बेसिस पे, अलग अलग वेवलेंथ बेसिस पे आपका अलग अलग हमारी रिडबर्ग ने अलग अलग सीरीज बताई, जो कि हम आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग वेरियस सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अलग अलग सीरीज हैं। पहली सीरीज, अगर देखिए सिंपल भाषा में, अगर कोई एटम सेकंड ऑर्बिट, सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में मूव होता है, यानी फाइनल ऑर्बिट आपका, जो फाइनल ऑर्बिट है हमारा वो फर्स्ट ऑर्बिट में गिरता है, कहाँ, किसी भी कौन सेकंड थर्ड फोर्थ से, उसको हमें कहा लेमन सीरीज। ठीक है, सिमिलरली थर्ड फोर्थ फिफ्थ से सेकंड में गिरता है, यानी फाइनल ऑर्बिट आपका सेकंड है, नेक्स्ट फाइनल ऑर्बिट आपका थर्ड, फाइनल ऑर्बिट आपका फोर्थ और फिफ्थ। तो इसी बेसिस पे हमारे पास में ये सीरीज आई, फर्स्ट लेमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट और पीफर्ड। सीरियल हमें याद रखना है, लेमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट और पीफर्ड। ठीक है, यहाँ पर एन एफ जो है आपका 1 है, यहाँ पर एन एफ आपका 2 है, यहाँ पर एन एफ आपका 3 है, 4 है। पी फंड मतलब पी मतलब 5, पी फंड, ठीक है, 5वें पे पी फंड है। ठीक है, तो फिफ्थ, अब जो भी हमारे पास में ऑर्बिट मूव करता है वो उससे ज़्यादा सही करता है, ऑब्वियसली बात है। हाई एनर्जी टू लो एनर्जी जाता है, लो एनर्जी हाई एनर्जी तो कोई पार्टिकल मूव कर नहीं सकता। तो देखिएगा 1 में गिरेगा तो एन जो नेक्स्ट एन आई होगा हमारा, एन जो होगा वो 2 3 4 होगा, 2 में होगा तो वो 3 4 5 होगा, 3 होगा तो 4 5 6 होगा, ठीक है, 4 होगा तो 5 6 7 होगा, ठीक है, और 5 होगा तो 6 7 8 होगा। ये तो हम वैसे भी याद रखें। सो दिस इज सेट टू बी माई ये। तो फाइनली हमारे पास में जो देखिए कैलकुलेट अगर हम एनर्जी करें तो ई एन जो आया था हमारे पास में वो 13.6 अपॉन में एन स्क्वायर आया था फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर आया था, जेड आपका 1 हो गया हाइड्रोजन के, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए अगर हम एनर्जी लेवल निकालें, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, यानी लेमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट और पीफंड, लेमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट के लिए n इज इक्वल टू 1 रखा आपने, 13.6 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के लिए 2, ये हमारे पास में ये इसका स्पेक्ट्रम डायग्राम, राइट। तो ये हमारा पास में जो टॉपिक है, इस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं हमारे बेटा वो इसी पे बेस्ड सबसे ज़्यादा। एक क्वेश्चन तो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे ही आता है हमारा, ये जो बाल्मर पास्टन सीरीज है इसी पे आता है, वेवलेंथ निकालने के लिए आता है। ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको एग्जाम में गिवन होती है फर्स्ट पेज पे ही, नहीं अदरवाइज आप याद भी रख सकते हैं। ठीक है, जो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है वो हमारे पास में 1.03 × 10⁻7 मीटर इनवर्स 1। ठीक है, तो जो हमारा असाइनमेंट है वो बेसिकली इसी पे बेस्ड है आपका, इसी पे, और मोस्टली क्वेश्चन आपके बहुत पोस्टुलेट्स पे यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन हमारा जो आता है डेरिवेशन, वो आपका रदरफोर्ड का जो हमने डेरिवेशन करा था, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, उस पर बेस्ड था, राइट। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म हुआ। इसके नोट्स और असाइनमेंट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, साथ ही वीडियो आप शेयर करके इसके असाइनमेंट सोल्व कीजिए, राइट। थैंक यू।